क्लास 9th के 7th चैप्टर राजस्थान गौरव चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसकी जो हम वीडियो है क्वेश्चन आंसर की वो थोड़ा थोड़ा समझ करके काफ़ी पार्ट्स एक दो तीन पार्ट्स के अंदर हम करेंगे। तो आज का चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बप्पा रावल कहाँ के शासक थे। बप्पा रावल जो थे वो चित्तौड़गढ़ के शासक थे। बप्पा रावल इतने प्राक्रमिक और विशाल इनका शरीर हुआ करता था कि एक झटके के अंदर 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे। और इनके डर से भारत के अंदर 400 साल तक कोई भी आक्रमणकारी जो अरब आक्रमणकारी थे कोई भी भारत के अंदर नहीं आया था। इनके डर से जो ये हमारा इंडिया है 400 साल तक किसी भी आक्रमणकारी इनके डर से नहीं आए थे। सेकंड क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 के अंदर और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 के अंदर। ये जो हुआ था ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। उससे पहले जो मोहम्मद गोरी है उसको कम से कम 10 से 12 बार मतलब अलग अलग विद्वानों के मत है काफ़ी बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। उनकी जो सबसे बड़ी भूल और जो गलती कह सकते हैं ये रह गई थी कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को माफ़ कर दिया था और ये अंतिम हिंदू राजा थे 1192 मतलब 1192 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा संग्राम या महाराणा संगा बाबर की मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था। इनका जो युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था खानवा का युद्ध हुआ था जो बाबर और महाराणा संगा के बीच में हुआ था। महाराणा संगा की एक दो बात बताता हूँ कि इनके शरीर पर 80 घाव हुआ करते थे। 80 घाव हुआ करते थे जिनमें एक आंख नहीं थी और एक पैर और एक इनका जो हाथ था वो भी क्षतिग्रस्त था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि गोविंद गुरु कौन सी संस्था स्थापित की थी। तो गुरु जो गोविंद गुरु थे उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था। पाबू जी की घोड़ी का नाम था कालेवी केसर कालेवी। ये जो है कि बेसिक अगर आपको राजस्थान जीके के जो भी राजा रहे हैं लोक देवता रहे हैं तो ये जो बेसिक इतिहास जानने के लिए इस चैप्टर सबसे बढ़िया है 9th क्लास का 7th चैप्टर राजस्थान का गौरव। इसमें आपके सारे बेस क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं। वीर दुर्गादास ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था। वीर दुर्गादास राठौड़ जो थे ये बहुत ही प्राक्रमिक योद्धा थे, बहुत ही शक्तिशाली प्राक्रमिक योद्धा थे। और जो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के तट पर उनका दाह संस्कार किया गया था। तो उज्जैन में जो शिप्रा नदी थी उनके किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ। महाराणा सांगा का राज्य अभिषेक क्यों हुआ। महाराणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह जो अभी हमने बात की थी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में। तो इनका जो कार्यकाल रहा था जो राज्यकाल रहा था वो रहा था 1509 से 1528 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सन 1509 के अंदर जो महाराणा सांगा थे वो क्या हुए मेवाड़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रामदेव जी के 2 प्रमुख नाम। रामदेव जी को बाबा रामदेव जी के नाम से जाना जाता है और इनके जो 2 प्रमुख नाम है वो है रुणिचा राधणी। रुणिचा राधणी का मतलब क्या हुआ। रुणिचा राधणी रुणिचा जो है इनका जो जन्म स्थान है वो रुणिचा है जैसलमेर के अंदर, इसलिए इनका जो नाम है राजस्थान में रखा गया है कि रुणिचा राधणी मतलब कि वो वहाँ के धनी या मतलब वहाँ के प्रमुख थे। ठीक है। दूसरा इनका जो नाम था प्रसिद्ध था वो रामसा पीर भी प्रसिद्ध था और इन्हें बाबा रामदेव और इनके नाम से जाना जाता। अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी। अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी। अमृता देवी खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है अमृता देवी। इनकी स्टोरी थोड़ी सी क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से, तो आज हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787 के दिन महाराजा ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी काटने के लिए सैनिक भेजे थे। इस गांव की एक महिला थी जिसका नाम था अमृता बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को काटने का विरोध किया और पेड़ से लिपट गए। उसके साथ उनकी 3 पुत्रियां भी थीं। अमृता देवी ने कहा कि वृक्ष की रक्षा के लिए वे अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। फिर भी जो वहाँ के जो राजा थे वो इतने क्रूर थे कि उन्होंने महाराजा के सैनिकों ने विरोध करने पर
अमृता देवी व उनकी पुत्रियों के सिर धड़ से अलग कर दिया था। उस दिन मंगलवार था जो काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है। महाराजा के सैनिक द्वारा वृक्ष काटने के विरोध में 363 अन्य बिश्नोई भी महाराजा के सैनिकों के हाथ इसी तरह मारे गए। बिश्नोई धर्म में जो वृक्ष काटना है वो निषिद्ध है। इस घटना से वातावरण उत्तेजित हो गया और वहां उपद्रव की स्थिति आ गई। गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में वृक्ष काटने वाली पार्टी को इससे गहरा आघात हुआ। वे अपना मिशन छोड़कर जोधपुर आ गए और महाराजा को पूरी घटनाक्रम बताया। महाराजा ने तुरंत वृक्ष की कटाई के जो कटाई थी उस पर रोक लगा दी और इस क्षेत्र में वृक्ष व जानवरों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। ये इतनी अनूठी घटना हुई थी जो खेजड़ली गांव में अमृता देवी और शहीदों की स्मृति भी अब एक स्मारक बना हुआ है। बिश्नोई जाति के लोग हिरणों को भी इस तरह से रक्षा करते हैं। मतलब इंसान देखा जाए तो मतलब कि इंसान से क्रूर मतलब कि कोई नहीं हो सकता। और अमृता देवी भी बहुत महान थे जिन्होंने एक वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया। और आज पेड़ की कीमत और जो हवा की कीमत, ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है इस कोरोना के दौर में सबको पता चल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया? आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया? आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ नाम से चलाया था। ये भी एक राजस्थान के थे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया। तो तेरा पंथ नाम से इन्होंने एक जो पंथ था वो चलाया। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? इसके बारे में थोड़ी सी काफ़ी बड़ी घटना हुई थी तो इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। मानगढ़ क्या है? मानगढ़ एक पहाड़ी का नाम है। मानगढ़ जो है, हाँ, ये एक पहाड़ी का जो नाम है और ये बांसवाड़ा राज्य के सीमा पर स्थित है। तो मानगढ़ी कहाँ है? मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? बांसवाड़ा के राज्य की सीमा में स्थित है। अक्टूबर 1913 में उसने भीलों को पहाड़ी के पर पहुंचाने का संदेश दिया। ये एक काफ़ी लोकप्रिय घटना हुई थी जो कि क्या हुआ था कि गोविंद गुरु जो थे, इन्होंने क्या किया कि गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए थे, अथक प्रयास किए थे। और तत्कालीन शासन में जब भीलों का कृषि कार्य बिगाड़ करने के लिए विवश किया जाने लगा, तब जंगल में मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया तो आंदोलन के लिए विवश हो गए। गोविंद गुरु ने शिक्षा का प्रसार व समाज सुधार का संदेश दिया। अंग्रेजों को यह आशंका थी कि इस सुधारक संगठन का मुख्य उद्देश्य भील राज्य की स्थापना है। अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य द्वारा गोविंद गुरु को पहले गिरफ्तार किया गया, उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद गोविंद गुरु ने क्या किया कि मानगाड़ी पहाड़ी पर चले गए और जो बांसवाड़ा राज्य के पास स्थित है अक्टूबर 1913 में उन्होंने भीलों की पहाड़ी पर पहुंचने का संदेश भिजवाया। भीलों की भारी संख्या हथियार लेकर एकत्रित हो गए। बांसवाड़ा राज्य के सिपाहियों की पिटाई कर दी और पहाड़ी पर हमला कर दिया गया। मानगढ़ की जो पहाड़ी पर भीलों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा को प्रतिवर्ष संप सभा का अधिवेशन होने लगा। इस क्रम में 17 नवंबर 1913 को संप सभा का सम्मेलन मानगढ़ की पहाड़ी पर बहुत संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और बांसवाड़ा, इडर, डूंगरपुर की सरकार चौकन्ना हो गई और एजीजी स्वीकृति के साथ 6 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य मेवाड़ भील कोर को 2 कंपनियां, बेलीजल राइफल्ड की एक कंपनी तथा जाट रेजिडेंस पहाड़ों पर पहुंच गई। देखो ये जो एजीजी होते थे, ये क्या 1857 की जो क्रांति आपने पढ़ी होगी कि जो भी ये अंग्रेज होते थे जिस मतलब जगह पे होते थे तो जो इनका हेड हुआ करता था उन्हें ये एजीजी कहा करते थे। अब क्या हुआ कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 1500 भील मारे गए। भगत आंदोलन को कुचल दिया गया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष का कारावास हुआ। इसमें भीलों की बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों व शासनों को इस चुनौती माना और इन्हें बहाना मिल गया। निर्दोष लोगों की गोलियों से भून दिया गया। यह घटना राजस्थान की जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला बाग कांड के नाम से कौन सी घटना जानी जाती है? तो ये कौन सी हुई थी? संप सभा जो मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों द्वारा की गई थी। गोविंद गुरु अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे। इस आंदोलन में भीलों के साथ साथ समाज के अनेक वर्गों को जागृति उत्पन्न हुई। इसके बाद भीलों ने शासकीय अत्याचार एवं अनावश्यक करों मतलब टैक्सेस के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों एवं रियासतों दोनों को इसका सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? महाराजा सूरजमल जो थे वो राजस्थान में भरतपुर जो अभी जिला है उसके शासक हुआ करते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
महाराजा जो सूरजमल थे वो महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सूरज जाट 1756 ईस्वी में भरतपुर का शासक बना। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र बुद्धि के कारण उसने जाट जाति में प्लेटो भी कहा जाता है कि जाट जाति के अंदर प्लेटो किसका नाम लिया जाता है, तो वो किसका लिया जाता है, सूरजमल। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ तथा उनके जो ये सभी उनके अंडर में आते थे। सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना 1500 घुड़सवार तथा 25,000 पैदल सैनिक थे। उन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना भी छोड़ा था। हमने आज वस्तुनिष्ठ और जो इनके अति लघु जो क्वेश्चन हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु क्वेश्चन और निबंधात्मक क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो में क्या है कि मैं थोड़े शॉर्ट रख रहा हूँ कि वो है ना कि थोड़ा खाओ पौष्टिक खाओ, वो वाली बात है कि आप एक बार इतना देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा। क्या है कि थोड़ा कि ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये जो था कि राजस्थान का बेसिक जो इतिहास है, जो अगर फाउंडेशन जिसको मजबूत करनी है तो ये वीडियो उसके लिए सबसे बेस्ट है। कि राजस्थान का गौरव 9th क्लास का जो चैप्टर है उसमें राजस्थान के जो भी महान महान लोग थे उनके बारे में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु तथा इसके लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पढ़ लेंगे। और अगर आपको कोई भी सुझाव हो, सजेशन और कैसे आपको ये लेक्चर लगा तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।